Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 11, Quality of Shivaji Maharaj. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 11 और आज की जो कहानी है वो है क्वालिटी ऑफ शिवाजी महाराज, यानी शिवाजी महाराज की कुछ खूबियाँ थी जिनमें से हम उनकी किसी एक खूबी के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है कि शिवाजी आजकल की निगाह से पढ़े लिखे ना थे। तो ये बहुत आसान सा जुमला है, सिंपल सा जुमला है। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे शिवाजी वॉज नॉट एजुकेटेड एज पर टुडेज स्टैंडर्ड्स। ओके, तो शिवाजी के लिए हम शिवाजी इस्तेमाल करते हैं। पढ़े लिखे ना थे, वॉज नॉट एजुकेटेड। आजकल की निगाह से इसको हम कैसे बोलते हैं? एज पर टुडेज स्टैंडर्ड्स। ओके, यहाँ पर आप फ्रॉम टुडेज स्टैंडर्ड्स नहीं कहेंगे कि यहाँ पर से की वजह से, बल्कि ये पूरा एक फ्रेज है। एज पर का मतलब के हिसाब से, ये मतलब है, यानी आजकल की निगाह के हिसाब से। असल में ही गर्चे आजकल की निगाह से है, लेकिन इसका मतलब आजकल की निगाह के एतबार से या के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एज पर टुडेज स्टैंडर्ड्स कर दिया। ये आपकी यहाँ पर निगाह है। अगर आप निगाह का तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है साइट, लेकिन यहाँ पर आजकल की निगाह का मतलब यानी स्टैंडर्ड जो है, जो मेयार है लोगों का, उसके एतबार से पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ पर वही माना है, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया। ओके, तो शिवाजी आजकल की निगाह से पढ़े लिखे ना थे, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे शिवाजी वॉज नॉट एजुकेटेड एज पर टुडेज स्टैंडर्ड्स। ओके, आगे चलते हैं। उन्हें किताबों का इल्म ना था। उन्होंने किसी मदरसे में मुताला नहीं किया था, लेकिन उन्हें इल्म काफ़ी था या काफ़ी इल्म था। ओके, तो उन्हें किताबों का इल्म नहीं था या ना था, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ही हैड नो नॉलेज ऑफ बुक्स। ओके, उन्हें किताबों का इल्म नहीं था, ही हैड नो नॉलेज अबाउट बुक। ओके, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ही डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ बुक या अबाउट बुक। अगर आप यहाँ पर डिड लाना चाहते हैं तो आप डिड ला सकते हैं, लेकिन इस सूरत में आप यहाँ पर हैव लाएंगे। और हमने जब आप बताया था हैव और हैड के इस्तेमाल के बारे में, आई विल हैव वगैरह, यानी आई हैव, दे हैव, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आप डू डज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में आप सिर्फ हैव ही लाएंगे। लेकिन चूंकि आपने डायरेक्टली इसको हेल्पिंग वर्ब मान लिया, इसलिए यहाँ पर आप हैड लाएंगे। ओके, तो उन्हें किताबों का इल्म नहीं था, यानी ही हैड नो नॉलेज अबाउट बुक्स और ऑफ बुक्स। ओके, आप यहाँ भी कह सकते हैं ही डिड नॉट हैव नॉलेज अबाउट बुक्स और ऑफ बुक्स। किताबों का इल्म, नॉलेज ऑफ बुक्स। ओके,
और लफ्जी तर्जुमा होगा उनके पास किताबों का इल्म नहीं था, उनके पास, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं माना जाएगा, यानी उन्हें किताबों का इल्म नहीं था, यहाँ पर वही माना है। ओके, आगे क्या है, उन्होंने किसी मदरसे में मुताला नहीं किया था लेकिन उन्हें काफ़ी इल्म था, या इल्म उनके पास काफ़ी इल्म था। ओके, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, ही हैड नॉट स्टडीड इन एनी स्कूल बट ही हैड सफिशिएंट नॉलेज। ओके, तो उन्होंने किसी मदरसे में मुताला नहीं किया था, इसको आप कैसे कहेंगे, ही हैड नॉट स्टडीड, यानी पढ़ाई नहीं की थी। मुताला नहीं करने का मतलब पढ़ाई नहीं की थी, चूंकि किताब में ऐसे लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पर उतार दिया। यहाँ पर उन्होंने किसी मदरसे में पढ़ाई नहीं की थी, ये मतलब है। तो इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ही डिड नॉट स्टडीड इन एनी स्कूल। आप यहाँ पर इस तरह भी कह सकते हैं ही डिड नॉट गो टू एनी स्कूल, यानी वो कभी स्कूल नहीं गए। स्कूल नहीं गए का क्या मतलब होगा, कभी नहीं गए, यानी उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की। तो लफ्जी तर्जुमा से हट करके भी आप कह सकते हैं ही हैड नॉट गॉन टू एनी स्कूल, ही हैड नॉट गॉन टू एनी स्कूल भी आप कह सकते हैं। ओके, तो उसका मतलब होगा वो कभी स्कूल नहीं गए थे, यानी स्कूल नहीं गए मतलब पढ़ाई नहीं की, यही माना है। लेकिन हमने लफ्ज का लिहाज करते हुए कहा ही हैड नॉट स्टडीड इन एनी स्कूल, कि उन्होंने किसी मदरसे में मुताला यानी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें इल्म काफ़ी था या काफ़ी इल्म था। बट ही हैड सफिशिएंट नॉलेज, बट का मतलब लेकिन उनके पास काफ़ी, उन्हें इल्म था यानी उनके पास काफ़ी इल्म था, ही हैड सफिशिएंट नॉलेज। ओके, आगे चलते हैं। वो पंडितों और आलिमों की बड़ी इज्जत करते थे। आसान सा जुमला, इसको हम कहेंगे ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पंडित्स एंड स्कॉलर्स। तो यहाँ पर वो पंडितों और आलिमों की बड़ी इज्जत करते थे, हमने किस तरह कहा, हमने कहा ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पंडित्स एंड स्कॉलर्स। ओके, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बदल दिया है। यहाँ पर ये जो आपका जो जुमला है इसमें फेल आया हुआ है, लेकिन इसमें हमने फेल का लिहाज करते हुए हमने ये जुमला नहीं बनाया है। आप यहाँ पर लफ्ज का एतबार करते हुए भी कह सकते हैं ही रिस्पेक्टेड अ लॉट पंडित्स एंड स्कॉलर्स। यहाँ पर स्कॉलर का मतलब आलिम हो सकता, आलिम है यानी इस्लामिक स्कॉलर से यहाँ पर मुराद है। ओके, उलमा। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर लफ्ज का एतबार करते हुए यहाँ पर नहीं लिखा है। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो होगा कि उनके दिल में काफ़ी इज्जत थी। ठीक है, यानी इज्जत करते थे। आप यहाँ कह सकते हैं ही रिस्पेक्टेड। ओके, आप रिस्पेक्टेड का एतबार करते हुए भी ला सकते हैं। ओके, तो वो पंडितों और आलिमों की बड़ी इज्जत करते थे, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे he had great respect for pandits and scholars। ओके, आगे है हिंदी के मशहूर शायर भूषण उनके दरबारी थे। आप इसको कैसे कहेंगे, आप कहेंगे द फेमस हिंदू पोएट भूषण वॉज हिज courtier। ओके, यहाँ पर हिंदू के मशहूर शायर भूषण, तो द फेमस हिंदी पोएट भूषण उनके दरबारी थे, वॉज हिज कोर्टियर। कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी, यानी उनके दरबार में जो आकर अशार पढ़ते थे वो मुराद है। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा जुमला, हम कहेंगे द फेमस हिंदी पोएट भूषण वॉज हिज कोर्टियर। आगे चलते हैं। आगे है शिवाजी हिंदू धर्म के पक्के पैरोकार थे लेकिन दूसरे मजहबों के बारे में भी बहुत फराख दिल थे। तो इसमें कई सारे जुमले हैं, यानी शिवाजी हिंदू धर्म के पक्के पैरोकार थे, ये आपका जुमला हुआ। ओके, उसके बाद लेकिन दूसरे मजहबों के बारे में भी बहुत फराख दिल थे, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे शिवाजी वॉज अ staunch follower of Hindu religion but was also very generous towards other religions। ओके, तो शिवाजी हिंदू धर्म के पक्के पैरोकार थे। तो पक्का पैरोकार इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टंच फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब पैरोकार। ओके, ताबे किसके, ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के या हिंदू मजहब के। हो गया, शिवाजी हिंदू धर्म के पक्के पैरोकार थे। शिवाजी वॉज स्टंच फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन, राइट। तो शिवाजी सब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग ऑफ अ स्टंच फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन, ये आपका प्रिडिकेट हो गया। ओके, उसके बाद लेकिन दूसरे मजहबों के बारे में भी बहुत फराख दिल थे, बट वॉज आल्सो, लेकिन थे क्या, वेरी जेनरस, बहुत फराख दिल, टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, दूसरे मजहबों के बारे में।
यहाँ पर टूवर्ड्स का मतलब होगा की जानिब, वहाँ पर वही माना है, ठीक है। तो जनरल्स टूवर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन को, इसलिए हमने यहाँ पर टूवर्ड्स इस्तेमाल किया। वरना टूवर्ड्स का मतलब होगा की जानिब, लेकिन यहाँ पर के बारे में, क्या ताल्लुक से, यहाँ पर यह माना है। आप यहाँ पर कह सकते हैं अबाउट अदर रिलीजन्स, बट चूंकि जनरल्स का इस्तेमाल हम टूवर्ड्स के साथ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर टूवर्ड्स इस्तेमाल किया है। असल माना यहाँ पर अबाउट अदर रिलीजन्स ही है। ओके, तो शिवाजी हिंदू धर्म के पक्के पैरोकार थे, लेकिन दूसरे मजहबों के बारे में भी बहुत फराख दिल थे। इसको आपको दो हिस्से में बांटना होगा, और फिर आप कहेंगे शिवाजी वॉज अ स्टंस फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन बट वॉज ऑल्सो वेरी जनरस टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ। आगे चलते हैं, आगे है ये वस्फ उस दौर के लोगों में कम ही पाया जाता था। तो बहुत आसान जुमला हम कहेंगे दिस एट्रीब्यूट वाज रेयरली फाउंड अमंग अदर पीपल ऑफ दैट पीरियड। तो ये वस्फ, दिस एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब वस्फ खूबी, पाया जाता था, वाज फाउंड, कम ही, रेयरली। ओके, रेयरली का मतलब शादो नादिर, यानी बहुत कम। तो इसलिए हमने कहा कि ये वस्फ बहुत कम ही पाया जाता। तो दिस एट्रीब्यूट वाज रेयरली फाउंड लोगों में, अमंग द पीपल। ओके, यहाँ पर इन द पीपल नहीं करना, बल्कि अमंग द पीपल होगा, यानी लोगों के दरमियान में नहीं पाया जाता था, उस दौर के, पीपल ऑफ दैट पीरियड। ओके, सो दौर का मतलब पीरियड, या आप एरा भी कर सकते हैं, ERA एरा, बट पीरियड ज्यादा अच्छा होगा। तो उस दौर के लोग मतलब पीपल ऑफ दैट पीरियड या दैट एरा। ओके, तो आपका जुमला बन जाएगा। तो ये वस्फ उस दौर के लोगों में कम ही पाया जाता था। इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे दिस एट्रीब्यूट वाज रेयरली फाउंड अमंग पीपल ऑफ दैट पीरियड। ओके, आगे चलते हैं। अगर कभी उन्हें कुरान का नुस्खा मिल जाता तो बड़े एहतराम से उसे रखते और अपने किसी मुसलमान मुलाजिम को दे देते थे, या आप दे देते भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो इसमें भी दो हिस्से हैं। अगर कभी उन्हें कुरान का कोई नुस्खा मिल जाता तो बड़े एहतराम के साथ रखते, और ये हो गया दूसरा, अपने किसी मुसलमान मुलाजिम को दे देते। आपका तीसरा जुमला हुआ, यानी अगर उन्हें मिल जाता कुरान का नुस्खा तो ये ऐसा करते, और फिर क्या करते, ये करते, यानी अपने किसी मुस्लिम मुलाजिम को दे देते। तो इसको हमें तीन हिस्सों में बांट के कहना होगा, और हम कहेंगे इफ ही फाउंड अ कॉपी ऑफ कुरान एट एनी टाइम, यानी कि अगर कभी, कभी का मतलब एनी टाइम, उन्हें मिल जाता, ही फाउंड कुरान का नुस्खा, कॉपी ऑफ द कुरान। यहाँ पर कॉपी ऑफ द कुरान का मतलब कुरान करीम का नुस्खा। और यहाँ पर ये जुमला है, ये शर्तिया जुमला नहीं है, अगरचे अगर आया हुआ है। यहाँ पर अगर का मतलब जब है। ओके, और यहाँ पर शर्त नहीं है, यानी कि ये काम हो तो ये होगा, बल्कि मुतलक तौर पर बात कही जा रही है, इसलिए इसको हम शर्तिया जुमला नहीं मानेंगे। ओके, तो अगर कभी उन्हें कुरान का नुस्खा मिल जाता, इसको आप कैसे कहेंगे, इफ ही फाउंड अ कॉपी ऑफ द होली कुरान एट एनी टाइम, तो क्या करते, बड़े एहतराम से उसे रख देते। तो ही वुड कीप, यहाँ पर हमने चूंकि आदत को बतला रहा इसलिए हमने कीप कर दिया, यानी वो मुसलसल कोई काम करते थे, तो इसके लिए हमने वुड कीप का इस्तेमाल कर लिया। आप यहाँ पर केप्ट भी ला सकते हैं, ही केप्ट। ओके, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ही वुड कीप, और आप कह सकते हैं ही केप्ट इट विद ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, तरह बड़े एहतराम से, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ही वुड कीप इट विद ग्रेट रिस्पेक्ट, कि वो उसे बड़े ही एहतराम के साथ रखते। उसके बाद और अपने किसी मुलाजिम को दे देते या दे देते थे। एंड गेव इट, यहाँ पर वुड से अगर आप जोड़ देंगे एंड गिव इट, अगर आप इसको वुड से जोड़ दें तो एंड वुड गिव हो जाएगा, क्योंकि वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लाते हैं। ओके, लेकिन हमने इसको नहीं जोड़ा, उससे गेव इट कर दिया। ठीक, आप वुड को मान करके गिव भी ला सकते हैं, और उसे दे देते किसी, टू वन ऑफ हिज मुस्लिम एम्प्लॉइज। ओके, अपने किसी मुसलमान मुलाजिम। तो मुस्लिम एम्प्लॉयज मतलब मुसलमान मुलाजिम, किसी का मतलब वन ऑफ हिज, यानी एनी, आप एनी भी कर सकते हैं, एनी ऑफ हिज मुस्लिम एम्प्लॉयज। तो हमने कर दिया वन ऑफ हिज मुस्लिम एम्प्लॉयज, यानी यहाँ पर मुतलक तौर पर है, यानी किसी एक मुलाजिम को दे देते थे।
यहाँ पर ये माना, आप यहाँ पर एनी भी ला सकते हैं, टू एनी ऑफ हिज मुस्लिम एम्प्लॉइज। ओके, तो वो किसी मुसलमान मुलाजिम को दे देते, ही वुड गिव इट टू एनी ऑफ हिज मुस्लिम एम्प्लॉइज। ओके गाइस, तो हमारा जुमला बनेगा, अगर कभी उन्हें कुरान का नुस्खा मिल जाता, इफ ही वुड फाउंड अ कॉपी ऑफ द कुरान एट एनी टाइम, तो बड़े एहतराम से उसे रखते थे, ही वुड कीप इट विद ग्रेट रिस्पेक्ट, और अपने किसी मुसलमान मुलाजिम को दे देते, एंड गेव इट टू वन ऑफ हिज मुस्लिम एम्प्लॉइज। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, उनका सख्त हुक्म था कि कोई सिपाही मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाए, नीज औरतों का एहतराम किया जाए। तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, ही हैड अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर दैट नो सोल्जर शुड हार्म द मॉस्क एंड वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, तो उनका सख्त हुक्म था, इसको आप कैसे कहेंगे? ही हैड स्ट्रिक्ट ऑर्डर। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो इसका लफ्जी तर्जुमा होगा, उनका सख्त हुक्म था, इसको बोलेंगे ही हैड अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर। तो सख्त हुक्म का मतलब होगा स्ट्रिक्ट ऑर्डर। ओके, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें, ही हैड अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर, तो हम कहेंगे कि उनका ऑर्डर सख्त, उनके पास सख्त ऑर्डर था। तो ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन उर्दू में कहेंगे उनका सख्त हुक्म था। ओके, क्या था? कि डैट कोई सिपाही, नो सोल्जर, मस्जिद को, मॉस्क, नुकसान पहुंचाने के लिए हार्म आएगा। ओके, शुड आया पहुंचाए, यानी घर जाए, इस तरह का माना अदा करने के लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने क्या, शुड हार्म यानी नुकसान पहुंचाए। तो कोई सिपाही मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाए, इसको हम कहेंगे नो सोल्जर शुड हार्म द मॉस्क, नो सोल्जर शुड हार्म द मॉस्क। नीज औरतों का एहतराम किया जाए, एंड वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, तो औरतों का एहतराम किया जाना मतलब रिस्पेक्ट द वुमेन, इसलिए ये पैसिव वॉइस है, इसलिए शुड भी हमने कर दिया। ओके, तो हमने क्या कहा, नीज औरतों का एहतराम किया जाए, एंड का मतलब नीज होगा। ओके, वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, तो हमारा जुमला होगा, उनका सख्त हुक्म था कि ही हैड अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर, कि कोई सिपाही मस्जिद का नुकसान ना पहुंचाए, दैट नो सोल्जर शुड हार्म द मॉस्क, नीज औरतों का एहतराम किया जाए, एंड वीमेन शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये शिवाजी महाराज के बारे में है, जो हिंदुस्तान के राजा थे। यानी हिंदुस्तान के राजा का मतलब हिंदुस्तान में किसी खास इलाके के राजा थे, और बड़े महान ही, बहुत ही अजीम शख्सियत थी इनकी। इनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि ये कौन है। ओके, तो उनकी बहुत सारी खूबियाँ रही होंगी, जिसमें से एक खूबी इनकी ये भी है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उर्दू का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि इनको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। ओके, और यहीं पर आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।